अब डायरेक्टर्स भी काम कर सकते हैं, मेंबर्स भी काम कर सकते हैं। मेंबर्स ने कहा कि यार अभी ऐसा करते हैं कि ऑडिटर को चेंज करते हैं, डायरेक्टर्स के फाइल की रीअपॉइंट कर लेंगे, फोकस को या सर केपीएम को रीअपॉइंट कर लेंगे। मेंबर ने कहा नहीं यार केपीएम ले लेंगे, बल्कि डिलॉयट को करना चाहिए। तो अभी 7 दिन रहते थे एजीएम को, तो 7 दिन पहले उन्होंने नोटिस इशू किया कि हमारे पास ट्रांसफर होल्डिंग है, डिलॉयट का कंसेंट हमने ऑब्टेन कर लिया। 7 दिन में जो एजीएम आ रही है उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना है रिलेटेड टू चेंज ऑफ ऑडिटर, तो वो 7 दिन पहले तक नोटिस दे सकते हैं मेंबर्स। ये बात समझ आया? किस बात है को डायरेक्टर ने देने को कितने दिन पहले और एक्शन में मेंबर्स को कितने दिन पहले, बस इतना काफी। जी एक हम का एजीएम अच्छा बोलो अच्छा एजीएम का नोटिस है वो 21 दिन पहले या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। एजीएम का नोटिस मिला वैसे तो कितने दिन पहले होता है, तो फिर एजीएम की नोटिस के साथ देना। तो इसमें भी क्या कहते हैं अगर एजीएम को बुलानी है तो उसके लिए 21 दिन का नोटिस जाएगा। तो वो नोटिस किस लिए होगा, ऑडिटर्स के हवाले से हो गया, एजीएम के हवाले से एजीएम के हवाले से। एजीएम का तो वो तो नोटिस किया। अब 21 दिन गुजर गए, 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, अब नोटिस किस, अब क्या कौन मैं बस क्लियरिफाई करना चाह रहा था कि एजीएम का जो नोटिस होगा वो 21 दिन पहले नोटिस में भी जाएगा। हां एजीएम का नोटिस जाना ही जाना है, वो तो जाने देना। अगर डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन है तो फिर नोटिस के साथ रिकमेंडेशन भेज दो। मेंबर्स के लिए 21 दिन, मेंबर्स के लिए 7 दिन। 7 दिन पहले कहेंगे कि आने वाली एजीएम में हम रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, किस हवाले से, चेंज ऑफ ऑडिटर के हवाले से। ठीक है बाकी पर क्या तो बात है। रिटायरिंग ऑडिटर्स के भी कुछ राइट होते हैं और आने वाले के भी कुछ राइट्स होते हैं। पहला सबसे बड़ा राइट दूसरा क्या था बनेगी, रिटायरिंग ऑडिटर क्या लिखेगा, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देगा कितने दिन पहले, 2 days बिफोर, यही बात लिखी हुई है, टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग एटलीस्ट 2 days बिफोर एजीएम। अब आगे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन टू बी रीड आउट एट द एजीएम, रिटायरिंग ऑडिटर शैल अटेंड एजीएम। अच्छा एक दफा ऐसे हुआ था कि रिटायरिंग ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन लिखी और ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने कहा कि हम एजीएम में नहीं आएंगे, तो फिर स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर ठीक है आप नहीं आ सकते तो अपना कोई नॉमिनेटेड बंदा भेजो। कि क्यों भेजे भाई जी, नॉमिनेटेड बंदा इसलिए भेजो कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी है ना उस रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट कर रहा है उस बंदे ने। तो ऑडिटर जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देगा बल्कि उसके पास राइट टू अटेंड मीटिंग एंड राइट टू रीड आउट दैट रिप्रेजेंटेशन एट द एजीएम। सो द राइट, ये राइट बात किसकी हो रही है, रिटायरिंग वालों की। 3 बातें, पहला राइट कितने दिन पहले, दूसरा राइट क्या है, रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट, तीसरा राइट क्या है, एजीएम को अटेंड करना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि हम कहें कि भाई टिफिन की वालों मीटिंग मत आना, हम उनको नहीं रोक सकते, रिटायरिंग ऑडिटर उनका राइट है वो अटेंड करेंगे, क्यों ग्रेड हम सीख सकते। बारह अगेन अपॉइंटमेंट एट एजीएम। मुझे बताओ आपका नाम क्या है, एमएन एजीएम में अपॉइंटमेंट करनी, एजीएम में दोबारा सुनो, इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन पास करता है, तो यही बात लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट एट एजीएम कौन करता है, बाय मेंबर्स थ्रू पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा क्या अपॉइंट करने के बाद किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, किसको, कंपनी को खुद अपॉइंट कर रही है, किसको इन्फॉर्म करे, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर। अब दिन दोबारा सुनो, पहला ऑडिटर कितने दिन के अंदर अपॉइंट होना चाहिए, पहला ऑडिटर 90 डेज ऑफ। अच्छा दूसरा सुनो, कैश फ्लो वैकेंसी कितने दिन में फुलफिल होनी चाहिए, 30 डेज ऑफ अकरेंस। तीसरी बात, रिकमेंडेशन बाय डायरेक्टर्स कितने दिन पहले जा सकती है, 21 दिन, किसके साथ, नोटिस ऑफ एजीएम। रिकमेंडेशन में मेंबर्स कितने दिन पहले, रिप्रेजेंटेशन बाय रिटायरिंग ऑडिटर कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, एंड अपॉइंटमेंट के बाद रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है, 14 डेज के अंदर। क्या दिन याद रहेंगे, कोशिश करेंगे सर, कोशिश का मतलब याद होना चाहिए। कोशिश के बाद दोबारा सुनो, फर्स्ट डायरेक्टर्स कितने दिन के अंदर अपॉइंट होने चाहिए, फर्स्ट ऑडिटर 90 days of incorporation, जिससे पूछ रहा हूं पता है कितने दिन, 90 days of incorporation, सेकंड हां दिन, कैजुअलिटी ऑफ 30 days of what, occurrence of what,
कैजुअल वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी अपना सब कैजुअल वैकेंसी करो आगे बताओ रिकमेंडेशन बाय डायरेक्टर्स एक्टिविटी पहले बता सकता है 21 days of what 21 days before AGM with notice of AGM recommendation में members है तो 7 days before with intention to pass resolution as a special resolution relating to appointment of auditor ये पूरी बात होती है अच्छा representation by the retiring auditor कितने दिन पहले और क्या राइट है रिटायरिंग के पास 3 राइट हैं रिप्रेजेंटेशन लिखना 2 दिन पहले रीड आउट करना अटेंड करना है अच्छा वो आता है नहीं तो उसकी मर्जी है किसी बंदे को लाजमी भेजेगा फिर राइट टू समझ अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गई है व्हाटएवर द केस में भी अपॉइंट हो गया जो कौन सा मर्जी अपॉइंट हुआ है तो अपॉइंटमेंट के कितने दिन बाद रिसर्व फॉर्म करना है कितने दिन बाद 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट क्या यहां तक बात क्लियर है अब बात आती है एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज सॉरी नहीं ऑडिटर फॉलो करने से पढ़ा है कि रिस्पांसिबिलिटी वो तो मैंने हमारे को बाकी बात बोला मैंने तो पढ़ते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है पर एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज भी हैं अगर चेंज ऑफ ऑडिटर आ गया तो फिर आउटगोइंग की भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है और इनकमिंग वाले की भी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज है अब आउट बहुत आसान बात है बहुत आसान बात भाई हमने अब देखिए फॉली फाउंडेशन को ऑडिट कर रहा था फर्गूसन फॉली फाउंडेशन वाले क्या फर्गूसन आप लोग का मजा नहीं आया बैक वाले जो ऑडिट के बच्चे हैं वो बड़े ऑडिटर हैं उनको अपॉइंट करना चाहते हैं तो अभी क्या होने लगा चेंज हम कौन सा ऑडिटर बनने जा रहे हैं इनकमिंग फर्गूसन आउटगोइंग अब उसके बाद भी 3 राइट्स हमारे पास भी 3 राइट्स रिस्पांसिबिलिटीज उसकी भी 3 रिस्पांसिबिलिटीज हमारी भी 3 फर्गूसन वाले क्या करेंगे जो आउटगोइंग वाले हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर जो लिखा जाएगा किसकी तरफ से हमारी तरफ से उस पे क्या देना रिस्पांस क्या देना अच्छा हम बेशक लेटर लिख रहे हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस या वो उस पे रिप्लाई कर रहे हैं हम दोनों की एक जिम्मेदारी है किससे परमिशन लेनी है हमने क्लाइंट से परमिशन लेके लेटर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखेंगे और रिटायरिंग वाला क्लाइंट से परमिशन लेने के बाद प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखेगा तो पहले रिस्पांसिबिलिटी परमिशन नहीं आती तो ये एक इंडिकेटर है विड्रॉ 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 एक इंडिकेटर है मसला प्रोफेशनल लेटर लाजमी है इनके एक्सेप्टेंस पहले मैंने पढ़ा था प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर होना चाहिए अच्छा आउटगोइंग की रिस्पांसिबिलिटी है भाई जो इनकमिंग वाले से प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर है तो उसको अपने रिस्पांस करना है दूसरी बात ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन दी है आउटगोइंग वाले ने ये इसकी एक कॉपी आईकैप को सबमिट करानी है दोबारा सुन लो आउटगोइंग वाले ने जाहिर है कि रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दी होगी ना 2 दिन पहले उसकी एक कॉपी किसको देनी है आईकैप को तीसरी बात अगर मिड टर्म रिमूवल हो गई है फर्गूसन वालों की तो फर्गूसन वाले जो हैं एक स्टेटमेंट देंगे पेज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जिसे कहते हैं वो लिखेंगे और बताएंगे कि अच्छा क्या क्या वजूहात है क्या मसला बना क्या डिस्प्यूट है क्यों निकाला गया उनको तो ये एक जो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस है ये भी वो जमा कराएंगे किसके पास आईकैप के पास 3 काम करने हैं इनकमिंग से आने वाले प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर पे रिस्पांस करना है एथिकल रिस्पांसिबिलिटी है उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग वाले की कॉपी आईकैप को जमा करानी है और इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस भी जमा कराने किसके पास आईकैप के पास 3 बात एक चीज क्लैरिफाई करते हैं कि जो अगर आउटगोइंग है उसने भी मतलब आईकैप को देनी है और मिड टर्म हो रहा था तो देनी है दोनों सूत्रों में उसने क्या करना है जो आउटगोइंग है हाँ क्या कहते हैं मिड टर्म रिमूवल नहीं है हाँ सिंपल आउटगोइंग का केस हाँ उसमें भी आईकैप की जरूरत नहीं और मिड टर्म नहीं देखो 2 बातें हैं ना एक जो आप रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दे रहे हो वो बेसिकली होते हैं आपके ख्यालात का इजहार कि आपने मतलब काम किया क्या मसले है क्या नहीं है या कैसे अपने काम में कुछ अगर बोलना चाहते हैं कुछ रिकमेंडेशन होती है एटीएम में हम जाकर बोलेंगे वो बातें आपने मीटिंग में तो ओनली बोलनी है लेकिन उसकी कॉपी कहाँ जमा करानी है आईकैप में अब तीसरी बात अगर आपको मिड टर्म रिमूव किया गया मिड टर्म टेन्योर पूरा नहीं हुआ उससे पहले रिमूव कर दिया तो तब भी आप रिप्रेजेंटेशन राइटिंग दोगे तब भी दोगे एक एडिशनल चीज पे आप लिख के दोगे आईकैप को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अलावा मसला क्या हुआ मामला क्या है बात समझ रहे ठीक है वो मिड टर्म हुआ यस यस मिड टर्म ध्यान देखिएगा प्लीज ध्यान देखिएगा पहली बात क्या है रिप्लाई करना किस पे लेटर ऑफ क्लाइंट या प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर जो किसकी तरफ से आया है इनकमिंग ये क्लाइंट का इनकमिंग ऑर्डर दूसरा काम क्या करना है रिप्रेजेंटेशन राइटिंग किसके पास देना है किसके पास जमा कराना है
अच्छा, और आईके के पास और क्या काम कराना है? स्टेटमेंट ऑफ या स्टेटमेंट ऑफ इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल। ये तीन काम करना है, तीन काम करना है। अब इनकमिंग के पास में पहला आपको पता है, इनकमिंग वाला पहला काम क्या करेगा? इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या? राइट अ प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर टू द आउटगोइंग ऑर्डर विद परमिशन ऑफ क्लाइंट परमिशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, दूसरी बात, जो आउटगोइंग ऑडिटर ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर प्रोवाइड की, क्या कंपल्सरी प्रोवाइड करना या नहीं भी कर सकता? नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आउटगोइंग ऑडिटर वाले ने लिख के दी है तो क्या उसकी एक कॉपी इनकमिंग वाले के पास होनी चाहिए? होनी चाहिए, उसकी पता चलेगा कि मामला क्या है, होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर मिड टर्म रिमूवल हुआ है तो आपको अपॉइंट किया गया, आपको अप्रोच किया गया और आपको बोला एज ऑडिटर अपॉइंट हो, आपने कहा अभी तो सीजन नहीं है, अभी तो सेशन चल रहा है, इसलिए सेशन चल रहा है, मैंने कहा यार वो पहले वाले को हमने फाइल कर दी है, मिड टर्म रिमूवल कर दी है, आपको अपॉइंट करना चाहते हो, आप आ जाए। तो इनकमिंग वाले आपने क्या करना है? आईकैप को इन्फॉर्म करना है बिफोर एक्सेप्टेंस कि यार ये कंपनी मुझे मिड टर्म रिमूव, इन्होंने ऑर्डर को मिड टर्म रिमूव किया और अब इन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि मैं उनके ऑडिट करूं, अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बिफोर एक्सेप्टेंस आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे किसको? आईकैप को। आखिरी बात, आपको आईकैप से क्लियरेंस चाहिए, आपको आईकैप से क्या चाहिए होगी? क्लियरेंस यहां पर कर सकते हो, which is typically provided within 15 days. Within 15 days of what? जब आपने आईकैप को इन्फॉर्म किया उसके 15 दिन के अंदर आईकैप आपको क्लियरेंस लेटर देगा कि ठीक है आप इसका इस लाइन को ऑडिट कर लो, तो आप ऑडिट करोगे। रुक जाओ महीने में। क्या देखो, आउटगोइंग की और इनकमिंग की आने वाले की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? क्या सेंड करो? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करो। दूसरी बात क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा इसको रेट नहीं, इसकी कॉपी दी जाएगी आपको। तीसरी बात क्या है? इन्फॉर्म करो किसको? आईकैप को। आईकैप से क्या ले? एक होता है इन्फॉर्म करना, और क्या ऑब्टेन करो? क्लियरेंस फ्रॉम आईकैप को। कितने दिन के अंदर आ जाएगी? 15 डेज के अंदर। 15 डेज के अंदर ये बातें साथ नोट किया करें। अब पूछो हमारे लिए। सर आपका मेड क्या कहते हैं, मर्जी है क्या? हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि लिखे तो लेकिन क्या कहते हैं आउटगोइंग में तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो कहे कि हम क्या अपने राय एक्सप्रेस करके एक साथ सॉरी क्या जरूरत है तो उसने काम किया काम तो आप अपने इसका जवाब दें कि कह रहा है कि उसने एक साल काम किया, जरूरी नहीं कि वो बताए कि उसका काम कैसा रहा। ये एक और किसी पर चल सकती है, ये एक और किसी पर चल सकती है। किस ना 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 प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर से। क्या प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर में क्या बात होती है? काम कैसे तो वहां से पता चल सकता है। जरूरी मतलब तो नहीं, इफ मेड का वर्ड लिखो है स्टैंडर्ड, इफ मेड अगर उसने दी है तो भाइयों और बाजियों, इनकमिंग ऑडिटर के तीन काम क्या हैं? नंबर 1 रिप्लाई या सेंड? सेंड करें कौन सा लेटर? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। इनकमिंग बात। दूसरी बात, किसकी कॉपी प्रिंट करें? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द और इफ मेड बाय द आउटगोइंग ऑर्डर। तीसरा काम, एक्सेप्टेंस से पहले किसको इन्फॉर्म करें? आईकैप को। और वहां से क्या प्रिंट करें? क्लियरेंस कितने दिन के अंदर मिल जाएगी? 15 डेज के अंदर। ऑफ टू इन्फॉर्मिंग आईकैप। मैं पहले वही बोला इन्फॉर्मिंग। यस यस यस, ये वेरी एक्सीलेंट पॉइंट। ये उस केस में होगा आईकैप को इन्फॉर्म करना और क्लियरेंस देना जब आप क्या होगा? ये आउटगोइंग का काम है, इनकमिंग का। तो आउटगोइंग के तीन काम क्या है? टू रिप्लाई, दूसरा काम कॉपी में किसको दें? आईकैप को। और तीसरा काम मिड टर्म रिपोर्ट के केस में स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस किसको दें? आईकैप। अब बात है लिंक है, अब जो छोड़ के गया होगा उसने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जमा कराया आईकैप को मिड टर्म रिमूवल केस में। तो मिड टर्म रिमूवल में जो अपॉइंट हो रहा होगा वो भी किसको इन्फॉर्म करेगा? आईकैप को। आईकैप के पास से पहले क्या होगी? वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को देखेगा, क्लाइंट से वेरिफिकेशन करेगा और क्लियरेंस देगा किसको? इनकमिंग को। तो अब देखिए बातें जुड़ी हुई। आईकैप को पहले से पता होगा कि मसला क्या हुआ था, उस मसले को देखते हुए फिर आईकैप जाएगा, क्लाइंट से रिव्यू करेगा और फिर देखेगा कि आया नया अपॉइंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो 15 दिन के अंदर वो नए वाले को क्लियरेंस लेटर इशू कर देगा, फिर अपॉइंट हो जाओ। बस मजे करो। मैं विषय कहता हूं ना, बच्चों का विषय सवाल होता है ना कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना है ना तो हर पार्टनर के साइन होने चाहिए। तो बच्चा कहता है अगर पार्टनर ही अनपढ़ हो
तो फिर लॉ ने कहा कि भाई अंगूठा लगा दे, तो बच्चे ने कहा अंगूठा ही नहीं है, तो दूसरा अंगूठा वो भी नहीं है, है ही नहीं। तो कुछ चीजों पे आके लॉ रुक जाता है, मिल जाते हैं। अच्छा सुने, नहीं मैंने सुने मेरी कॉल, कुछ स्टैट्यूटरी ऑर्डर कोर्स होता है अगेन, उसके कुछ राइट्स एंड कुछ ईमानदारी से तो मत देखो उधर, प्लीज मत देखो, मैं कह रहा हूँ नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मुझे देखो ईमानदारी से। तो आपको अभी तक जितना भी ऑडिट आपने पढ़ा, तो मुझे बताओ कि आपको लगता है, क्या लगता है कि अगर आप इस ऑडिट करेंगे तो आपके पास क्या क्या राइट होना चाहिए? कोई एक राइट दो, बुक्स का, अकाउंट का, ये तीनों पढ़ के जाए। रेफरेंसेस का, मैं लिखा है सारा मैंने। बुक्स एंड अकाउंट्स पे एक्सेस होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, सारे बुक्स एंड अकाउंट्स वाचर्स के एक्सेस होनी चाहिए। दूसरा काम, क्या सिर्फ मेन हेड ऑफिस के अकाउंट्स पे एक्सेस होनी चाहिए या ब्रांच ऑफिस की होनी चाहिए? ब्रांच ऑफिस की होनी चाहिए, गुड, दो काम हो गए। तीसरा काम, क्या वो डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से, एम्प्लॉइज से, ऑफिसर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या वो कंपनी की किसी सब्सिडियरी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है? क्या सब्सिडियरी के डायरेक्टर, मैनेजमेंट ऑफिसर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है? क्या वो किसी ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है जो कंपनी के बुक्स एंड अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है? यस कर सकता है। तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी राइट टू इंफॉर्मेशन है।